हेलो फ्रेंड्स, सिंह जिस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे बोर्ड के जो टर्म 1 के एग्ज़ाम हैं वो नेक्स्ट महीने होने वाले हैं और इसी के संदर्भ में इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट लेसन से 25 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन की एक सेट लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। और इसमें 25 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वेल सेलेक्टेड हैं और वो पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। दोस्तों, अगर आपने सारे लेसन्स अभी पढ़े नहीं हैं तो आपको उनका भी लिंक इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th की इकोनॉमिक्स नाम से मिल जाएगा। आप पहले सारे वीडियोस कवर कर लें, उसके बाद आप इन प्रैक्टिस सेट को जो कि लगातार अब आपको मिलने वाली है इस चैनल पे, अब लाइन से एक एक प्रैक्टिस सेट करते चलिए और देखिए कि आपने नेक्स्ट महीने होने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को कितना मजबूत कर लिया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले सेट की तरफ और देखते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। साथ ही में आप उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए खुद से भी। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो उसे कमेंट में तुरंत हमें बताइए। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, आज से अब एग्जाम होने तक लगातार आपको ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे मिलती रहेगी। और वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई, किसी देश का विकास कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो उसमें हमारा पहला ऑप्शन है इट्स पर कैपिटा इनकम, उनके प्रति व्यक्ति आय से। दूसरा ऑप्शन है हमारा इट्स एवरेज लिटरेसी, इसके औसत साक्षरता के हिसाब से। तीसरा है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, लोगों की स्वास्थ्य के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के स्तर के हिसाब से। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा वो चौथा होगा, ऑल ऑफ द एबव वाला, क्योंकि किसी भी देश के विकास में चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी से किसी देश की विकास की गणना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। मतलब निम्न में से कौन सा वो हमारा पड़ोसी देश है जिसके विकास, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास की जो रैंकिंग है या मानव विकास का जो स्तर है वो भारत देश से बेहतर है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान। दोस्तों आप लोग खुद साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि देखें कि 25 में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पढ़ा हुआ है आपका, अब तो रिवीजन का क्रम चल रहा है, तो आप देखिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा कि किस देश का जो डेवलपमेंट का लेवल है वो भारत, ह्यूमन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है, उस जो रैंकिंग है वो भारत से अच्छी है। तो दोस्तों इसका जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ज़्यादा आय के अलावा पीपल आल्सो थिंग्स लाइक, लोगों की उम्मीद रहती है या लोग सोचते हैं किन चीज़ों के बारे में। इक्वल ट्रीटमेंट, एक समान व्यवहार। दूसरा है सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, सुरक्षा और सम्मान। तीसरा है हमारा फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो किसके बारे में लोग सोचते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चौथे सवाल के बारे में ऑल ऑफ द एबव, लोग इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं एक बेहतर इनकम के अलावा भी। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, इट मे नॉट बी डैश डैश डैश, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें फिल करना है फॉर अदर्स। मतलब कोई एक चीज़ जो दूसरे के लिए विकास है, जरूरी नहीं है, इट मे नॉट बी, मतलब ये नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती दूसरों के लिए, निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पक्ष में नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक। कि कोई भी चीज़ अगर किसी के लिए विकास है तो जरूरी नहीं कि वो कि दूसरे के लिए भी लाभदायक हो। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और अपने लिए कंपनी खोल लेता है तो उसका लाभ होगा, उसका विकास होगा। लेकिन जिस जगह पे उसने कंपनी खोली है, अगर वो कंपनी फर्टिलाइज़र की हुई या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे कि रॉ वेस्टेज ज़्यादा निकलती है, गंदी चीज़ें, गंदे नालियाँ या फिर गंदे जल का ज़्यादा प्रभाव होता है, केमिकल का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उसके बगल में जो किसान हैं उनकी भूमि अगर पड़ जाएगी तो उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा किया गया विकास उस छोटे किसान के लिए विकास नहीं होगा, वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा किया गया विकास किसी दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल हो। जरूरी मतलब क्या हो, जरूरी नहीं है कि वो आप उसके लिए भी लाभदायक हो। आपका विकास दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा ऐसा तरीका है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि निकाल के,
इनकम आय ज्ञात करके, तीसरा है सेल्स पता करके, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख करके। तो दोस्तों किसी भी जगह पे हमें अगर इनकम पता करनी हो, सॉरी इनकम नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी हो, तो मोस्ट कॉमन तरीका होता है कि देखा जाए कि उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम क्या है। जैसे ही हमें इनकम पता होती है, हम बता देते हैं कि जिस देश में लोगों के हायर इनकम होंगे वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आप अपने पे उदाहरण लीजिए, आप हैं, आपका दोस्त है, अगर दोनों की मंथली इनकम या फिर मंथली इनकम अगर क्या है, एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो क्या लगता है किसकी लाइफ ज़्यादा सुकून वाली होगी, किसकी लाइफ में ज़्यादा आराम होगा? आराम का मतलब ये है कि किसकी लाइफ लग्जरियस होगी, सुविधाओं से युक्त होगी, उसकी होगी जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक रूप से विकसित होना देखा जाता है, तो पैसे रुपए को ही आधार बनाया जाता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ होगा, तो हमारा इनकम सही होगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंट पर्सन कुड हैव, बीच में डैश, नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, अलग अलग लोगों के पास हो सकते हैं, बीच में डैश, राष्ट्र के विकास के लिए। बीच में क्या भरना है? नोशन मतलब होता है विचार, तो अलग अलग लोगों के पास विचार हो सकते हैं राष्ट्र के विकास के लिए। कैसे विचार हो सकते हैं? देखिए, पहला कह रहा है कि डिफरेंट एज वेल कन्फ्लिक्टिंग, अलग अलग और साथ ही में विवाद उत्पन्न करने वाले। मतलब क्या कि अलग अलग लोगों के विचार आपस में अलग अलग, और यहाँ तक कि विवाद उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं जो देश के विकास के मुद्दे से जुड़े हुए हों। दूसरा ऑप्शन है बेटर, बेटर नोशन हो सकते हैं अलग अलग लोगों के देश के विकास के लिए। तीसरा है एक समान ही सबके नोशन होंगे देश के विकास के लिए। और चौथा है इनडिफरेंट, मतलब कोई अलगाव नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही जवाब होगा बताइए कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों इसमें हमारा जो जवाब होगा वो होगा पहला, डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग, अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और साथ ही साथ उनसे विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम विकास करने के लिए किसी ऐसे चीज़ों का सहारा लेते हैं जो दूसरों के लिए अक्सर लाभदायक न होकर के नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो उससे क्या हो सकता है, आपके द्वारा किया गया विकास दूसरों के साथ साथ दूसरों के लिए क्या हो सकता है, समस्याओं से युक्त हो सकता है, समस्याओं से भरा हुआ हो सकता है। सबके विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो जरूरी नहीं कि सब लोगों को पसंद आ जाए। जैसे अगर किसी गांव के शराबी को कहा जाएगा कि बताओ तुम्हारे लिए विकास क्या है, तो अगर उसे शराब में ही दुनिया देखती होगी तो ईजिली कहेगा कि मुझे अगर सुबह शाम पीने को मिल जाता है तो मेरे लिए मेरा यही विकास है। होते हैं बहुत से ऐसे लोग, मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब बताइए उसके जो विकास का लक्ष्य है, क्या दूसरे के लोगों से वो मैच करेगा? बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो विकास का लक्ष्य है वो अजीब दुनिया का है, उससे विनाश ही होने वाला है, कोई अच्छा काम नहीं होगा, उससे देश का विकास तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही किसी एक तबके का विकास जरूरी नहीं कि किसी दूसरे से हो जाए। ये तो हल्का सा एक उदाहरण था, आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। अलग अलग लोगों के जो विचार होते हैं कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब सब सहमत ही हो जाए उनसे। जैसे अभी हमारे देश में सीएए का मुद्दा आया है, वो देश के विकास के लिए है कि सबकी गणनाएं हो जाए, पर अधिकांश लोगों द्वारा देखा गया कि वो असहमत हुए। वजह जाए जो भी हो, मतलब ये देखा गया कि डेवलपमेंट के लिए सरकार ने किया होगा, बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए किया होगा, वो नहीं चाहते होंगे कि दंगा हो जाए। लेकिन कुछ लोगों की असहमत होने की वजह से, भले ही जिस रीजन से वह सहमत हो, हमने ये देखा कि अलगाव की स्थिति और साथ ही साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग लोगों के विचार जो होते हैं वो कन्फ्लिक्टिंग और डिफरेंट हो सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, कि जो एवरेज इनकम होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, या फिर नेट इनकम, सकल आय, शुद्ध आय, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका होगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे डैश दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है इज दैट टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। अब देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री से जब डिवाइड करते हैं, उसकी पॉपुलेशन से जब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होती है। एक बार और समझिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है। अब कौन सी चीज़ है उसके जगह पे तो डैश दे दिया, तो निम्न ऑप्शन में से चूज करके बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तब प्राप्त होती है जब देश की
पूरी जनसंख्या से पूरी देश की इनकम में भाग देते हैं। कैसा कौन सी चीज़ है ये जो हमें प्राप्त होती है इससे? कमेंट करिए तुरंत। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से समझिए इनको, और रिवाइज का क्रम है। अगर आपको दोस्तों डाउट हो इसमें, अगर ये चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट क्लास 10th में आपको ये लेसन्स भी मिल जाएंगे। काफ़ी छोटे छोटे 30 से 20 मिनट या 30 मिनट के लेसन्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप ये करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक ही चीज़ें होती हैं, पीछे आपको बताया गया था। एवरेज इनकम कहिए या पर कैपिटा इनकम कहिए, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देश में जितनी इनकम हो रही होती है उसे डिवाइड कर देते हैं उसके पॉपुलेशन से, तो हमारा आंसर आ जाता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। एक व्यक्ति की आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमारी निकल आती है कितने लोगों की, मतलब एक पर्सन यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे कितनी अर्निंग कर रहा है, कितना कमा रहा है, ये हमें पता चल जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विच क्राइटेरियन इज यूज्ड टू क्लासीफाई बाय द वर्ल्ड बैंक। सवाल है हमारा, विच क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्री बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा देशों की गणनाएं करने के लिए, मतलब देशों के विकास की मापन करने के लिए, देशों के विकास जानने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है। टोटल इनकम देखते हैं उसका, ग्रॉस इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, नेट इनकम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो सूची जारी की जाती है उसके अंतर्गत पर कैपिटा इनकम की जांच की जाती है कि एक देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर प्रति व्यक्ति आय उस देश में रहने वाले लोगों की ज़्यादा हुई एक निश्चित लिमिट से, तब वो देश क्या कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा। और एक निश्चित लिमिट से यदि कम हुई तो उसे विकासशील या अल्प विकसित देश कहा जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3, पर कैपिटा इनकम इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये उन्हीं का क्राइटेरिया है। वर्ल्ड बैंक वाले, उन्हें जब निकालना होता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अभी विकासशील है, तो उसके लिए वे लोगों की पर कैपिटा इनकम का सहारा लेते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर डैश 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 पर एनम एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। कह रहा है कि निम्न में से कितने अमेरिकन डॉलर की पर एनम, मतलब सालाना इनकम वाले देशों को रिच कंट्री कहा जाता है। मतलब अगर कोई देश विकसित देश है, अमीर देश है, तो किस आधार पे उससे कहा गया कि अमीर है। तो ऊपर आपने देख लिया कि किसके हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो कितने अमेरिकन डॉलर उसकी सालाना एक एक आदमी की कमाई होनी चाहिए ताकि हम कह दें कि ये देश रिच कंट्री है, विकसित देश है। तो उसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 49,300। ये डिटेल 2019 का है, 2019 का। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने बुक में, आपके बुक में जो डाटा दिया हुआ है इससे रिलेटेड, उसे एक बार रीचेक कर लें कि किस साल का दिया हुआ है। अगर वो 2004, 2006, 2010 या 2017 का हुआ तो हो सकता है कि एग्जाम में जब डाटाबेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप वही पढ़ के जाएं और गलत करके चले आएँ। इसलिए आपको लेटेस्ट जो डाटा है, जो नई बुक में छपा हुआ है, उसे एक बार किसी से देख के या फिर इंटरनेट के जरिए उसे जितनी जगह पे डाटा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सुधार लेना चाहिए। नहीं तो आप वही पढ़ के जाएंगे और हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा जवाब होगा 49,300। मतलब इतनी अगर सालाना इनकम होगी तो आपकी कंट्री को रिच कंट्री कहा जाएगा। कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर आर लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। मतलब कितनी इनकम होनी चाहिए, कम से कम अगर कितनी इनकम हुई या उससे नीचे की इनकम हुई आपकी, तो आपकी कंट्री को लो इनकम वाला देश कह दिया जाएगा। तो इसका जवाब कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन में आप कमेंट करते रहें ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, या फिर अगर कोई डाउट भी हो, कुछ आपको सही नहीं लग रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा, या फिर आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से बता के चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है 2500, यह लेटेस्ट मतलब नए डाटा के हिसाब से 2500 US डॉलर अगर आपकी कंट्री में एक आदमी साल भर के अंतर्गत नहीं कमा रहा है तो आपका देश लो इनकम कंट्रीज में रख दिया जाएगा। मतलब माना जाएगा कि आपका देश जो है, अमीर देशों में नहीं है बल्कि एक विकासशील देश, अभी विकास कर रहा है। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम वी कैन पुट इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ। इनकम की अगर बात किया जाए, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय को आधार बना के अगर देखा जाए, तो भारत जैसे देश को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे आप? पहला है हाई इनकम कंट्रीज, उच्च आय वाले देशों में। दूसरा है मिडिल इनकम कंट्रीज, मध्य आय वाले देशों में। और तीसरा है लो इनकम कंट्रीज, कम आय वाले देशों में। या फिर चौथा हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, अत्यधिक मध्य वर्गीय देशों वाले, आय वाले देशों में। कौन सा लग रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है मिडिल इनकम कंट्रीज, भारत जो है मिडिल इनकम कंट्रीज वाली सूची में आता है, क्योंकि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ना तो 2500 से नीचे है और ना ही 49,300 से ऊपर है, ना ही 2500 से नीचे और ना ही 49,300 से ऊपर, ये बीच में है। इनकी जो संख्या है वो बीच में है और इस वजह से इन्हें मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा गया है। अगला सवाल हमारे इसी पे बेस्ड है कि इन 2019 व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। 2019 में भारत का पर कैपिटा इनकम क्या था? तो यहीं से आपका डिसाइड होना है कि भारत किस में रहेगा, मिडिल इनकम में या फिर रिच कंट्रीज में रहेगा। अगर 49,300 से अबव होती तो हम इसे विकसित देश कह देते, डेवलप्ड कंट्री कह देते, लेकिन अगर 2500 से नीचे रहा तो हम उसे कह देंगे अविकसित देश या फिर विकासशील देश। तो 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी फ्रेंड्स, वो थी हमारी 6700 पर एनम, 6700 यूएस डॉलर पर एनम, 6700 अमेरिकन डॉलर सालाना इनकम। इस वजह से पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत जो है वो मिडिल ऑर्डर का देश है, मध्य वर्ग का देश है दुनिया में। आगे देखें, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में किस देश के पास किस राज्य में, सॉरी, भारत में किस राज्य में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कहाँ पे शिशु मृत्यु दर एकदम कम है, कहाँ पे बच्चों की जो मरने की संख्या है वो कम होती है, वो हमारा राज्य कौन सा है? पंजाब, केरला, ऑप्शन 3 है हमारा बिहार, या फिर 4th हरियाणा। कौन सा हमारा सही होगा इसमें से, क्या लगता है? सही जवाब है आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, ओके सॉरी सॉरी, इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा केरला। केरल में जो है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों के मरने की जो दर है वो बेहद कम है। केरल में जो बच्चों की मृत्यु होती है वो बहुत कम होती है। बहुत अच्छी बात है केरल राज्य के लिए कि वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मृत्यु दर जो होती है बेहद ही कम होती है बाकी राज्यों के हिसाब से। बिहार में अत्यधिक है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से बिहार में यह संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर सच एज द प्रोपोर्शन ऑफ डैश लिव चिल्ड्रेन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर शिशु मृत्यु दर उस संख्या को दिखाता है जिसमें बच्चे पैदा होने के साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। एक साल में, एक साल के अंतर्गत, मतलब अभी बच्चा साल भर का हुआ नहीं तब तक ही उसकी मौत हो जाती है। तो वही जो रेट होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, उसी दर को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। और ये कितने लोगों के प्रोपोर्शन में से लिया जाता है, मतलब कितने बच्चों की संख्या में से इसको लिया जाता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ के बाद डैश है और उसी जगह पे भरना है कि निम्न में से ऑप्शन में से बताइए यह डाटा कितने बच्चों में से निकाला जाता है कि इतने बच्चे ऐसे हैं, इतने बच्चों में से जितने बच्चे मरेंगे उन्हें ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन थर्ड है, जिसमें लिखा गया है 1000। मतलब ये हुआ कि एक प्रति 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं जो अपनी जन्म की साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले, उसी की संख्या का जो दर बनता है उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले प्रति 1000 बच्चों में से जितने बच्चे मर जाते हैं उन्हीं की जो रेट होती है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिएगा,
कि मीजर द, आगे डैश है उसमें फिल करना है, मीजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, कि 7 साल से ऊपर के पढ़े लिखे वर्ग का जो अनुपात होता है उसकी संख्या को बताने के लिए जो रेट होता है, जो दर होता है, वो निम्न में से कौन सा है? ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, लिटरेसी रेट, शिक्षा दर, तीसरा है मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, और चौथा है नन। तो कौन सा इसमें से होगा? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ग्रोथ रेट वृद्धि को लेकर के होता है, लिटरेसी रेट ही होगा जो शिक्षा को दर्शाने का काम करता है, क्योंकि मोर्टी रेट अभी आप देख चुके हैं मरने की बात होती है, मृत्यु के बारे में बताने की चीज़ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 17 पे। इसमें आगे डैश दिया हुआ, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल ये भी है। करेक्ट इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिसमें 6 से 10 साल के बच्चे विद्यालय उपस्थित हो रहे होते हैं अपने उम्र के ही समान बच्चों के साथ। तो इससे रिलेटेड निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा? आईएमआर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इन्फेंट मोर्टी रेट होता है, ये बच्चों के साथ होता है, 1 साल से कम उम्र वाले जो प्रति 1000 बच्चों में से बच्चे मर जाते हैं उनकी बात करता है, ये तो ये नहीं होगा। एचडीआर में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की जाती है, तो ये भी नहीं होगा। एनएआर दिया हुआ है। ओह दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, ये जो उम्र दिया हुआ 6 से 10 साल, ये 6 से 10 साल ना होकर 14 से 15 साल होगा। मतलब 14-15 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर वह विद्यालय नहीं जा रहा है, या फिर कितने मात्रा में बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय जा रहे हैं 14-15 साल में, उनकी संख्या मिला जुला करके ही नेट अटेंडेंस रेशियो बनाया जाता है, एनएआर बनाया जाता है। तो 6 से 10 को आप लोग 14 से 15 साल कर लीजिएगा, 14 से 15 साल, यह एनएआर आपका हो जाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो फुल फॉर्म होता है। 6 to 10 को 14 to 15 कर लीजिए, आंसर होगा एनएआर, नेट अटेंडेंस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट्स विच शुड बी इरेडिकेट इमीडिएटली। भारत के कुछ राज्यों की कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है जिसे तुरंत हटाने पर विचार करना चाहिए? लो इनकम, कम आय, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एनएआर, नेट अटेंडेंस रेशियो, बच्चों का विद्यालय कम जाना या फिर कम संख्या में पहुंचना, कम अनुपात में पहुंचना, इन्फेंट मोर्टी रेट, बच्चों की अत्यधिक संख्या में मृत्यु हो जाना। तो दोस्तों बेरोजगारी हटाना भी जरूरी है, क्योंकि जब गरीबी होती है तो इलाज, ठीक है, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ये सब जैसी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो गार्जियन अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बच्चों की कई बार बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, रोजगार की उस व्यवस्था लाएं। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो भी है कि जब तक कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो आगे ग्रोथ कैसे करेगा, तो विद्यालय आना भी जरूरी है। इन्फेंट मोर्टी रेट को सही करना है, हेल्थ को सही करना है, तभी कुछ आगे होगा। तो सब सही लग रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव का। अगला सवाल 19 नंबर का है, देखते हैं। द लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन उत्तर प्रदेश इज। यूपी के जो मेल संख्या है, मतलब पुरुषों की जो संख्या है, उसका जो साक्षरता का परसेंटेज है, कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में रहने वाले पुरुष साक्षर हैं, उसकी परसेंटेज के बारे में बताना है। 73%, 76%, 70% एंड 78%, कितने परसेंट होंगे? ऑप्शन में कमेंट करके बताते चलिए। जो भी सवाल आपको आ रहे हैं या फिर जो भी डाउट है आप कमेंट करते चलिए साथ साथ में। दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब होगा 76%, ऑप्शन नंबर सेकंड। 76% उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या जिसमें मेल हैं वो पढ़े लिखे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो आगे देखिए। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड। हम किस माध्यम का सहायता लेकर के बता सकते हैं कि हम पूर्ण रूपेण पोषित हैं या नहीं, मतलब हमारे में कोई कुपोषण की समस्या तो नहीं है, हम अच्छे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। इसकी माप अगर करनी होगी तो हम कैसे माप करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी फुल्ली नरिश्ड है, कैसे हम अच्छे पोषण प्राप्त किए हैं, हमारी बॉडी सही चल रही है, कैसे पता करेंगे? विद गुड हाइट एंड स्केल, विद गुड वेट एंड स्केल, अच्छे भार और स्केल की वजह से। दूसरा है बॉडी मास इंडेक्स की वजह से। तीसरा है न्यूट्रिएंट टेबल देख लेंगे, या फिर चौथा है हाइट एंड वेट टेबल देख लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका जवाब है वो बॉडी मास इंडेक्स से है।
बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कुपोषित है या फिर उसे अच्छा डाइट मिल रहा है या फिर ज़्यादा पोषित है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा उसके शरीर में फैट है। ये बातें BMI बॉडी मास इंडेक्स से ही प्राप्त होती है। इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम व्यक्ति का वजन लेते हैं किलोग्राम में, उसके बाद उसकी हाइट मीटर में लेकर मीटर का स्क्वायर करते हैं और उसी से वेट में भाग दे देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसका कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं कि वो इंसान ओवरवेट है या कुपोषित है या फिर फिट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। ड्यूरिंग द पास्ट 200 ईयर्स अबाउट, बीच में डैश दिया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स, कि कितने जिलों में से पिछले 20 वर्षों में यह दर्शाया गया है कि वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल का पानी, जो निचले स्तर का पानी है, जो जमीन का भूमिगत जल है, वह घट करके 4 मीटर नीचे चला गया है। मतलब जमीन के नीचे जो पानी है, कितने जिलों ने ऐसा है जो रिपोर्ट किए हैं कि वहाँ का जो जल है वो 4 मीटर नीचे जा चुका है। तो आपका जो जवाब इसमें होगा वो कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। फाइन, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 300। देश के 300 जिले ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो 4 मीटर नीचे खिसक चुका है। अब नीचे खिसक जाने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर कम गहराई वाले कुएं होते हैं वो सूख जाते हैं, जो पीने के पानी के जो नल लगाए गए होते हैं वो सूख जाते हैं, जमीन से नमी गायब हो जाती है जिससे पौधे सूखने लगते हैं। ओवरऑल देखते ही देखते काफ़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर ऐसे ही वाटर लेवल नीचे की ओर खिसकता रहा, मतलब जल की मात्रा कम होती रही तो। ये बताने का मकसद था इसमें। विच 2 countries have higher life expectancy at a birth rate than India, कि निम्न में से किन देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा जो दर होती है, वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। मतलब किन ऐसे क्षेत्रों में जो लोग हैं वो भारत की तुलना में ज़्यादा लाइफ जीते हैं, ज़्यादा जिंदगियां जिनकी होती हैं। श्रीलंका और म्यांमार वाले लोग, पाकिस्तान या फिर नेपाल वाले, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, या नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब है नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश की जो बर्थ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। आपका जवाब श्रीलंका होगा। आप श्रीलंका का श्रीलंका के बारे में विचार किए होंगे, लेकिन श्रीलंका के साथ साथ म्यांमार भी है। इस वजह से हम उस पर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि म्यांमार की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है, उसका जो दर है वो भारत की तुलना में नीचा है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश का जो रेशियो है वो भारत से अच्छा है। इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, नेपाल और बांग्लादेश होगा। अगला देखिए, सवाल 23 है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इशूड इन ईयर, कि पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष जारी किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये किस वर्ष जारी किया गया था, इसके बारे में बताइए। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, क्या बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है पहला, 1990, सन 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया गया था। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या बातें होती हैं ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिजल्ट जारी किया जाता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि देशों की तुलना करने के लिए इनकम इंपॉर्टेंट है, कि इनकम देख के बता लेंगे कि किस देश में कितना इनकम हो रहा है, उस हिसाब से हम उनके विकास की बात करेंगे, उनका डेवलपमेंट उनकी इकोनॉमी या फिर उनके इनकम के हिसाब से तय कर लिया जाएगा। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि इनकम के अलावा भी बाकी की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे उपलब्ध हैं, क्या उनका हेल्थ केयर अच्छा है, क्या उन्हें एजुकेशन मिल रहा है, क्या उनके यहाँ बच्चों की स्थिति क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, इन सभी चीज़ों को मिला करके एक डाटा बनाया जाता है, उसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसमें पूरे देश के ज़्यादातर देशों का डाटा रखा जाता है, सम्मिलित किया जाता है और एक लिस्ट बनाई जाती है कि किस देश का अच्छा रैंक है, कहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, उसमें भारत का रैंक कितना है, पाकिस्तान किस नंबर पे आ रहा है। इसी डाटा को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और सबसे पहली बार ये 1990 में प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि इज द इंस्टीट्यूट दैट पब्लिश
द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सी ऐसी संगठन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित करती है। अभी मैंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, लेकिन किस संगठन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास यूएनडीपी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ और चौथा ऑप्शन है आईएलओ। अब इन सभी के बारे में पहले जान लीजिए आप। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में लेबर से जुड़ी हुई चीज़ें, श्रम से जुड़ी हुई बातों पर विचार किया जाता है। और यहाँ पे विकास की बात हो रही थी तो मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। तीसरा है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका नाम आप कोरोना पीरियड में हजारों बार सुने होंगे। तो इसका भी कोई मानव विकास से लेना देना नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जारी करती जो मानव विकास को दर्शाती हो। दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व विकास संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन। व्यापार की बातें और विकास की बातें काफ़ी अलग अलग हैं, इनको छोड़ देते हैं तो हमारा एक ऑप्शन बचता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक ऐसा संगठन होता है जो यही डिटेल निकालता है एचडीआई का, और इसके जरिए हर देश में इनकम के अलावा भी जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे कि उनका एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके यहाँ बच्चों की स्थिति, ये सब बातें देख करके एक डिटेल निकाली जाती है जिसे एचडीआर कहते हैं, एचडीआई कहते हैं, और ये यूएनडीपी के द्वारा निकाली जाती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड सिंस 1978 बाय, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो कि सालाना दर पे निकलती है, ये 1978 से प्रकाशित की जाती है। तो पहले आपको एक जानकारी मिल जाती है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो हर साल निकाली जाती है, जो कि 1978 से प्रक्रिया चल रही है। और इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि ये किस संगठन द्वारा चलाई जाती है, किस संगठन द्वारा यह रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा निकाली जाती है। एसडीआई तो आप समझ गए कि एसडीआई आपको निकाला जाता है यूएनडीपी के द्वारा। तो ये जो हमारा है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे किसके द्वारा निकाला जाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, या फिर स्विस बैंक। स्विस बैंक होगा जी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आय पर, सिर्फ आय पे ही, इनकम पे ही बेस करके ये देखा जाता है कि किस देश में ज़्यादा जीडीपी है, किस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, किस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इस हिसाब से आय को ही मेन क्राइटेरिया बना करके जो डिटेल निकाली जाती है, जो लिस्ट तैयार की जाती है, उसे द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों ये रहे लेसन फर्स्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।